गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से कक्षा 10 कृतिका भाग 2 का चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी का 7वां वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 6 भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से लेखिका सिक्किम यात्रा के दौरान बर्फ़ देखने की उम्मीदों को लेकर के कटाव जा रही थी कि उससे पहले ही कटाव जा रही थी। वहाँ पहुँच करके उन्होंने बर्फ़ में आनंद लिया और सोच रही थी कि इसी अखंडित सुंदर प्रकृति में ही हमारे ऋषि मुनियों ने वेद पुराणों की रचना की होगी, जिसका सूत्र निकला है सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो वहाँ पर खूब मस्ती करना चाहती थी अन्य साथियों की तरह, लेकिन उसके पास बर्फ़ में चलने वाले जूते यानी कि जो लंबा बूट होता है वो नहीं था, और वहाँ पर किराए पे मिलेगा भी नहीं, क्योंकि झांगू युमथांग या लायुंग की तरह यह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, पर्यटक स्थल नहीं था। इसलिए यहाँ एक भी दुकान नहीं थी, कोई भी दुकान नहीं थी। वहाँ का दुकान न होना ही उसकी सुंदरता का कारण है। अगर कटाव में भी लायुंग या झांगू की तरह दुकान होता तो वहाँ पे लोग गंदगी करते, प्लास्टिक फेंकते, इधर उधर छिलके वगैरह फेंकते, खाद्य अवशेष सामग्री वहाँ फेंकते, तो उसकी भी सुंदरता चली जाती, वहाँ सुंदरता नहीं रह पाता। कुछ दूर वहीं आगे बढ़े तो देखे कि कुछ फौजी टुकड़ियाँ थी, सेना के जवान थे। उन्हें देख करके कहा कि आप लोग यहाँ इतने ठंड में -15 डिग्री अप्रैल में वहाँ टेम्परेचर था। सोच लीजिए कि हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी में जब 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर होता है तो स्कूल बंद हो जाता है, लोग घरों से बाहर निकलना कम कर देते हैं। बहुत ठंड है, और -15 डिग्री में टेम्परेचर में अप्रैल के महीने में, तो सोचिए कि दिसंबर जनवरी में वहाँ कितना टेम्परेचर होता होगा। वहाँ भी हमारे देश के जवान मुस्तैदी से खड़े होकर के हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि वहीं पे बगल में चीन का बॉर्डर था। जब पूछती हैं कि आप लोगों को यहाँ तकलीफ तो बहुत होगी, तो कहता कि मैडम हम लोग यहाँ खड़े हैं ताकि आप लोग वहाँ चैन से सो सकें। हम अपना आज यहाँ न्यौछावर करते हैं ताकि आपका कल सुरक्षित हो। जीतेन भी उन लोगों से मिला और कहा कि फेरू भेटुला यानी फिर मिलेंगे कह करके उनको धन्यवाद दे करके जीप चालू किया, चल दिया। थोड़ी दूरी छावनी पर लिखा था वे गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, हम अपना आज आपके कल के लिए देते हैं। यहाँ तक हो गया था का मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। अब देश के जवानों के प्रति उनका मन भावुक और द्रवित हो गया और सोचने लगी कि बताइए, जिस महीने में, अप्रैल के महीने में, ये बैसाख के महीने में हमारी ये हालत है कि 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे, तो पूस और माघ यानी कि जनवरी और फरवरी के महीने में क्या गति होगी, जब यहाँ की उस समय सिर्फ पेट्रोल के सिवा और सब कुछ जम जाता है। पेट्रोल क्यों नहीं जमता? अभी आप केमिस्ट्री टीचर से पूछेंगे कि पेट्रोल क्यों नहीं जमता है। ये आप लोगों के सवाल है कि सर सब कुछ जम जाता है, पेट्रोल क्यों नहीं जमता है। और जिन सकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरते
भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं। उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। क्या है कि जिन रास्तों से जाने में हमारी फटती है, हम डर के मारे कांपते हैं, उन रास्तों को बनाने में कितने लोगों ने अपने जीवन मियाद यानी समय से पूर्व ही खत्म कर दिया है, खत्म हो गया है, मर गए हैं लोग। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। खोज यात्रा थी। मैंने बहुत कुछ यहां सीखा है, बहुत कुछ नया पाया है। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर जाने वाले थे। कटाओ गए तो कटाओ से वापस लायुंग आना पड़ेगा, तब वहां से युमथांग जाना पड़ेगा। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। ताजा ताजा आया था, उससे पहले बासी था क्या? मतलब कि जब हम लोग अपने घर से आते हैं ऑफिस तो फ्रेश माइंड से रहते हैं, और शाम तक आते आते एकदम से झुझला जाते हैं, थकान महसूस हो जाती है। तो घर पे फ्रेशनेस रहती है, ताज़ा ताज़ा आते हैं। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियुता और रोडेंड्रोन के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। अप्रैल का महीना, वो महीना वहाँ के लिए बसंत का महीना होता है। कहे कि बस 15-20 दिन और पूरे घाटियों में फूल ही फूल दिखेंगे। यह रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था युमथांग के रास्ते पर जो चल रहे थे। घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। क्यों? बर्फ से ढके कटाओं के हिमशिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा, और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। क्योंकि इन लोगों ने जो सर्वोत्तम था उसका दर्शन पहले कर लिया। कटाओ जो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, यानी कि धरती का स्वर्ग है ये हिंदुस्तान का। तो स्वर्ग को देखने के बाद अब क्या बचा है भाई? स्वर्ग के बाद तो नरक ही बचा है ना। इसीलिए देखिए, कभी कुछ फंक्शन वगैरह होता है या कोई प्रोग्राम होता है, स्कूल का कल्चरल प्रोग्राम या कोई, तो जितने अच्छे प्रोग्राम होते हैं, जो सबसे टॉप बेस्ट प्रोग्राम होते हैं, उसको एकदम लास्ट में रखते हैं, जिससे कि ऑडियंस, दर्शक उस प्रोग्राम को देखने के लिए रुके रहें। हम प्रोग्राम को इसी सिलसिला में बढ़ाते ही हैं। सबसे जो कमज़ोर प्रोग्राम हमारा होता है उसको हम पहले रख देते हैं। सरस्वती वंदना इत्यादि तो मान लीजिए को तो अनिवार्य रूप है, उसको बेस्ट करना ही है, लेकिन उसके बाद जब प्रोग्राम हम शुरू करते हैं तो सबसे जो कमज़ोर प्रोग्राम हमारा था उसको पहले रखते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे इंक्रीजिंग आर्डर में बढ़ते जाते हैं। इसलिए देखिए, कल्चरल जब वार्षिकोत्सव होता है तो पहले नर्सरी के बच्चों का प्रोग्राम रखा जाता है। आप जानते हैं कि नर्सरी के बच्चे कितने टैलेंटेड है, कितना बढ़िया सुंदर डांस करते हैं। फिर LKG, UKG 1, 2, 3, 4 करते करते लास्ट में बड़े बच्चों का प्रोग्राम सबसे लास्ट में रखा जाता है। ये इसीलिए कि अगर उनको सर्वोत्तम पहले ही दे देंगे तो बाद में सब फीका लगने लगेगा। अगर पहले ही रसमलाई खिला करके उसके बाद नमक मिर्च दे दिया जाए तो कैसा लगेगा? इसलिए रसमलाई बाद के लिए रखते हैं, नमक मिर्च पहले दे दीजिए। तो अब ये लोग जब युमथांग पहुंचे तो जितना आनंद वहां था कटाओ में, वहां इतना नहीं था। लेकिन हाँ भाई, युमथांग पहुंचना, युमथांग पहुंचना, युमथांग जाने की जो खुशी थी, जो उत्साह था, वही बहुत था। यानी मंजिल से पहुंचने से पहले तक, मंजिल के पहुंचने तक का जो सफर है वही रोमांचक था।
बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? अब यहाँ कटाओ में कोई दुकान वगैरह नहीं था। देखिए यहाँ दुकान है, चिप्स बेच रही है, लोग खाएंगे चिप्स, उसका रैपर वहीं फेंक देंगे। उसने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? वो कहे कि जी मैं इंडियन हूँ। नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत से मिलकर बहुत खुश हैं। पहले वो स्वतंत्र स्टेट था, 1965 में वो उसके बाद भारत में मिला, तो वहां के लोग भारत के साथ आकर के बड़े खुश हैं। कहे कि नहीं मैं इंडियन हूँ, सिक्किमी कहलाना पसंद नहीं करती, इंडियन कहलाना पसंद करती है। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग उतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता है ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं है, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। एक कुत्ता गुजरा, मणि ने कहा कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये ऐसे नहीं भौंकते हैं, चांदनी रात में यानी रात को ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैंने उसे सुनती रही। मतलब कुत्ते भी, हम तो देखते हैं कि जब भी कोई देखते हैं ना आदमी तो कुत्ता बम बम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये कुत्ते सिर्फ रात में ही भौंकते हैं, और वो भी चांदनी रात में। क्या ऐसा भी होता है? आश्चर्य के साथ। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा लग जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियां देता रहा। अब वापस आ रहे थे तब भी ये रकम यानी कि भिन्न भिन्न तरह तरह की जानकारियां दे रहा था। कहा, मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के उनके फुटप्रिंट है, पद चिन्ह है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे, और जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। यहाँ गुरु नानक जी आए थे, उनके थाली में चावल रखा था, उसमें चावल को छिटक करके बाहर गिर गए, और जहां चावल गिरा वहां धान की खेती होती है। वहां क्या होती है? धान की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है जहां देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो भी गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। कहा कि मैडम देखिए इसे खेदुम कहते हैं, यानी भगवान का निवास स्थल, पूरा एरिया 1 किलोमीटर का। और कहते हैं कि यहाँ जो भी अगर गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। क्या होगा? वो मर जाएगा। कहा तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? लेकिन क्या पूछे? उसने जीभ निकालते हुए कहा, अरे नहीं मैडम, पहाड़ नदी झरने हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। देखिए वो धर्म से जोड़ दिया गया, इसलिए वो गंदगी नहीं फैलाते हैं। नहीं तो मोदी की तरह स्वच्छता अभियान चलाते रहिए, लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब कहेगा वैसे ही मोदी चिल्लाते रहेंगे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम कितनों शौचालय बना दें, हम घर के बाहर ही लेट्रिन करेंगे। अगर उसी को भय दिखा दिया जाता कि आप करेंगे तो मर जाएंगे, भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे, कोई बाहर नहीं जाता। हमारे यहां लोग धर्म में ज्यादा विश्वास करते हैं तो धर्म से ज्यादा भयभीत रहते हैं। कहा कि तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, सिक्किम इतना सुंदर है। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। उसका नाम गंतोक हो गया है। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब होता है पहाड़। गैंगटॉक अब कहते हैं, गंतोक को कहता है कि इसका असली नाम तो गंतोक है, जिसका अर्थ होता है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया, मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने के दिमाग में आया कि वहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा।
घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। जिस प्रकार से कटाव टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, उसी तरह युमथांग भी पहले कुछ टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। वो तो यहाँ जब आर्मी रहने लगी, जब भारत में मिला उसके कई साल बाद आर्मी यहाँ रह रहे थे, तो बेचारे सन 65 के बाद कितना सुनसान। तो उसने एक शेखर दत्ता कैप्टन था, कहा कि अगर यहाँ पे हम लोग रास्ता बना दें, लोगों को आने जाने टूरिस्ट स्पॉट बना दें, तो यहाँ चहल पहल भी रहेगा, हम लोग भी शांत मनोरंजन हो जाएगा और सरकार का इनकम भी हो जाएगा टूरिस्ट स्पॉट से। तो टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सका है। यहां सिर्फ फौजियों को रख कर के क्या होगा? लोग आएंगे, देखेंगे, उससे सरकार का इनकम भी होगा, दुकानें खोलेंगे, उसका टैक्स आएगा, टिकट लगेगा, उसका टैक्स आएगा, रोड टैक्स लगेगा, इत्यादि परमिट लगेगा, सरकार का इनकम भी होगा, मनोरंजन भी हम लोगों का हो जाएगा। रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्य खोज का नाम सौंदर्य है। मनुष्य का अभी खोज जारी है। कहते हैं कि अभी भी इच्छाएं जागृत रखना ही कुछ नया कर गुजरने की बात करते हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं को खत्म कर दें तो हम कुछ नया नहीं कर सकते हैं, तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा जब तक कुछ नया मिला, क्योंकि हम असमाप्य की खोज कर रहे हैं। खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूं, जीप आगे बढ़ने लगी। देखिए, आपने मन ही मन कहती है कि असमाप्य का नाम ही सौंदर्य है। जहां समाप्ति शब्द लिख गया वहां सौंदर्य खत्म। इसलिए व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। एक लक्ष्य हमारा पूरा होता है तो दूसरा लक्ष्य जागृत हो जाता है, तैयार हो जाता है। नर्सरी पास किए तो LKG का लक्ष्य आ गया, LKG पास किए तो UKG का लक्ष्य आ गया, UKG 1 2 3 4 5 6, अब 9 पास किए, 10 का लक्ष्य आ गया। अभी लक्ष्य बस 10 का है, 10 पास करेंगे फिर 11 12 का लक्ष्य आ जाएगा। लक्ष्य बढ़ता जाता है, लक्ष्य बढ़ता जाता है। लक्ष्य पूर्ति जब तक अगर व्यक्ति का लक्ष्य नहीं बढ़ेगा, लक्ष्य बड़ा नहीं होगा, कुछ नया नहीं कर पाएगा। इसी के कारण प्रकृति की रचना होती है, प्रकृति सुंदर लगता है। चलिए, आज यह चैप्टर समाप्त हुआ। सात भागों में यह चैप्टर व्याख्या किया गया। सातों भाग अगर आप एक साथ देखना चाहें तो लिंक पर जा कर के सातों भाग देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जब भी कोई नया वीडियो मैं बनाऊंगा आपके पास पहुंचेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या, आपको विषय से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमें फ़ोन करके या कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगता हो तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।